हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे ही होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें हमने अभी ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, इस क्लास में हम फिर से एक बार ट्रायंगल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे आगे वाला टॉपिक हमारा रहेगा, हम आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हमारा वर्ग से संबंधित रहेगा और उससे आगे घन घनाभ और सर्किल से संबंधित हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो दे रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 5:4 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आधार का अनुपात क्या होगा। उसने क्या दिया कि जो क्षेत्रफल का अनुपात वो अपने को दिया इसने 5:4, ये उसने दे दिया जी। ठीक है जी, दूसरा दिया है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, त्रिभुज का है, त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात, ये इसने दे दिया आपको जी 4:5 दे दिया, 4:5 दे दिया। पूछ रहा है आपसे कि इनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आपके पास आधार और ऊंचाई यानी लंब की अगर लंबाई आपके पास है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। आपको वही कंडीशन यहाँ पे काम में लेनी है। आपको क्या पूछ रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का क्षेत्रफल A1 मान लेता हूँ, सेकंड का A2, और ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल की जो हाइट आपको वो मैं H1 मान लेता हूं और ये आपकी सेकंड की H2। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि दोनों के बेस यानी B1:B2 यानी आपको आधार का अनुपात इन दोनों का ज्ञात करना है। तो भाई आपको अगर पता हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का अनुपात से आप क्या समझे, अगर मैं ये लिख दूं कि A1/A2 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बटे एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ये हो गया आपका A1/A2। ये लिख सकता हूं, ये क्या होगा आपका 1/2 गुना आधार पहले का कितना होगा B1 बेस 1। ठीक है जी, आधार आपका फर्स्ट की ऊंचाई कितनी होगी H1, ये लिख सकता हूं। एक पहले का एरिया कितना होगा 1/2 गुना आधार B1 हाइट H1। ठीक है जी, बटे में क्या लिख सकता हूं 1/2 गुना आधार B2, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल के लिए आधार क्या रहेगा आपका B2 और हाइट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे H2। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी जी, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको दिया क्या उसने A1:A2, ये आपको दिया हुआ कितना दिया है जी, आपको 5:4 दिया है, यानी 5/4 आपको वैल्यू दी। भाई 5/4 को क्या लिख सकते हो, 5/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे आप A1/A2 के लिए आपको दी है 5/4। ठीक है जी, अब 1/2 को यहाँ पे आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 तो दोनों में सेम है, तो वो कटेगा, कट गया जी। अब आपके पास B1 की वैल्यू आप देख लीजिए, यानी B1 की वैल्यू तो आपसे वो पूछ ही रहा है जी, तो B1 की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। B1 गुना H1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, H1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 4 दी है कि नहीं दी, उसके अकॉर्डिंग हम मान रख रहे हैं, बस किसमें फॉर्मूला में, वो अपने को करना है। अगर वो हमने कर दिया तो हमारा क्वेश्चन आराम से सही होगा जी। कैसे, अब B2 अपने को पता नहीं है, B2 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। सेकंड क्या है आपका H2 आपका यहाँ पे कितना है जी 5, H2 आपका कितना हो गया जी 5। निकालना क्या है आपको, अब आपने यहां तक अगर क्वेश्चन को सही कर लिया तो आप यहां से B1/B2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकालोगे, ये 5/4 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको यहां से मैं बोलूं कि B1/B2 की वैल्यू निकालिए, तो अगर B1/B2 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो तो ये 5 जाके ऊपर गुना होगा कि नहीं होगा, भाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी B1/B2 इक्वल्स टू 25/16, यानी मेरा जो B1 अनुपात, इसको मैं क्या बोल सकता हूं B1/B2, ये आ रही है मेरी 25/16, यानी मेरे जो आधार का जो अनुपात होगा वो मेरा होगा उनका 25/16। क्या दिया एक बार फिर से देखते हैं, उसने दिया अपने को तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 5:4 है। ठीक है जी,
5:4 हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो अनुपात है दो त्रिभुज का वो हो गया आपके पास 5:4। दूसरी बात दी उसने ऊंचाई का अनुपात यानी 4:5, H1:H2 की वैल्यू हमारे पास हो गई। अब अपने को पता है कि ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें अब हमारे पास क्षेत्रफल है, अपने पास ऊंचाई है, अपने को निकालना है आधार, तो हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं, हमने बस फॉर्मूले पुट अप किए कि A1 का जो एरिया होगा वो कितना होगा 1/2, तो इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी B1 अपने को निकालना है, H1 कॉमन एरिया जी, A2 यानी 1/2 बेस सेकंड और हाइट सेकंड, ठीक है जी। अब आपके पास A1/A2 की वैल्यू आपको यहाँ पे 5:4 दिया है जी, और यहाँ पे आपको H1:H2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया, पुटअप किया, यहाँ से B1/B2 की वैल्यू निकाली, वही आपके बेस का अनुपात होगा जी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बात देखना, बस अनुपात ही चेंज किया, सेम अपना क्वेश्चन वही है सेम। क्या एरिया का जो अनुपात है वो दे दिया उसने 3:4 और H1:H2 उसने दे दिया, H2 अनुपात कितना दे दिया 4:3। अब यहां से मैं डायरेक्ट अगर लिखूं, क्योंकि अपने को पता ही है, तो वही बार बार वो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। A1/A2 कितना लिखा 3/4, अगर मैं यहां से 1/2 भी लेके चलूं तो यहाँ पे B1 बेस और हाइट, क्योंकि फर्स्ट H1 लिया जाएगा काम में। दूसरी बात 1/2 गुणा B2 गुणा H2 कितना आपका 3, यहाँ पे 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल होगा जी। आपकी वैल्यू यहाँ से B1 बटे अगर B2 की आपको वैल्यू निकालनी है, B1/B2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 आपका नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9:16, यानी आपकी B1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं B1:B2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9:16। उनके जो बेस की जो रेशियो होगा वो आपको होगा 9:16, ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस थोड़ा सा इसमें एक दो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमाएगा, उस चीज आपको लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, बाकी एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है जी। आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस कुछ फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 515 मीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा 123 मीटर है, तो इसका लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस भुजा के शीर्ष से डाला गया है। अब क्या दिया इसने, एरिया दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसने दिया है, क्या दिया 615 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और इसने एक भुजा की लंबाई इसने दे दी आपको 123 मीटर, 123 मीटर। और बोल रहा है कि उसके लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस भुजा के शीर्ष से डाला गया है, इस भुजा पर शीर्ष से डाला गया है। भाई ये आपको उसने कोई ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया आपको उसने, और उसमें से वो एक भुजा की लंबाई दे दी, कोई सी भी एक भुजा मान सकते हो आप, ये मान सकते हो, ये मान सकते हो, अपने को दिया नहीं कोई पर्सनल कि आपको ये पर्टिकुलर यही मान के चलना है, आपने ये मान लिया, मान लो कि 123 मीटर की ये कोई भुजा है। आपसे पूछ क्या रहा है कि आप उस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस पे सामने वाले शीर्ष से डाला गया है, सामने वाले शीर्ष से डाला गया है। अब एक चीज बताइए मेरे को, आपको ये h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। अब h की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको शुरू वाले क्लास में क्या बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक त्रिभुज हो और जिसके आधार, इसको अब मैं क्या मान सकता हूं, क्योंकि सामने जिस भुजा के सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पे लंब डाला गया है, वो भुजा हमारी क्या हो जाएगी, त्रिभुज में अपना आधार, अपना बेस बन जाएगी, और ये अपनी हाइट। अब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार बन गया ये अपना, यानी भुजा की लंबाई अपनी क्या बन गई, आधार गुणा लंब की लंबाई, लंब की लंबाई जिसे हम हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइट ही होगी ट्रायंगल की, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को दिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया कितना दिया 615 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है जी, हो गया। आधार आपका कितना हो गया यहाँ पे 123 हो गया जी, लंब की लंबाई आपने h मान दी,
अब यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। अब यहां से अगर आप सोल्व करते हो तो आपका 5 से कट रहा है क्या, 5 से आपका देख लीजिए, 5 से कट रहा होगा, 5 3 15 5 10, हाँ आपका ये 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे तो 15 10 11 और 5 6, ठीक है जी। और ये 2 मल्टीप्लाई, अगर आपकी यहां से वैल्यू कितनी आ रही है h की 5 × 2, यानी h की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है समझने वाली चीज इसमें यह है कि आपने जिस भुजा से, जिस शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डाला है वो भुजा आपकी उस त्रिभुज में क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। अब ये अगर आप इसको 123 मानते, या इसको भी तो 123 मान सकते थे, आप इसको अगर 123 मानते तो आपको शीर्ष कहां से डालना पड़ता, लंब आपको कहां से डालना पड़ता, आपको यहां से एक इस पे लंब डालना पड़ता, आपकी ये भुजा बेस बन जाती है, आपका हाइट बन जाता, सेम वही क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो इसमें कोई वो पर्टिकुलर नहीं कि नीचे वाली मानना, साइड वाली मान सकते थे, लेकिन फिर आपको शीर्ष यहाँ ये मानना पड़ता और आपको लंब यहां से डालना पड़ता। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी, इस कंडीशन में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब की लंबाई। अपने पास क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है 1/2 तो है ही फॉर्मूला में, और आपका 123 आपको इसकी लंबाई दे रखी है बेस की। ठीक है, और हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट यहां से आपकी कितनी आ जाएगी, 5 × 10 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 625 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। ठीक है जी, यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। अब इसने क्या बोला कि ये आपका कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जी, समद्विबाहु कोई क्षेत्र है, त्रिभुजाकार भूखंड है ये। ठीक है जी, अब इसकी 625 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है कि 625 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी वैल्यू बन रही है, ये आपकी 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, और ये क्या बोल रहा है इसमें कि इसके आधार की लंबाई, यानी आपका आधार क्या होगा, समद्विबाहु में ये आपकी दोनों भुजाएं समान होगी और ये आपका बेस होगा, इसके आधार की लंबाई वो कितनी दे रहा है, 40 मीटर दे रहा है, 40 मीटर वो दे रहा है। तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपको क्या दिया उसने कि 625 रुपए प्रति वर्ग मीटर, उस भूखंड की वैल्यू क्या दी है आपको, 1 लाख रुपए दी है। यानी आपको अगर उसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और उसकी वैल्यू आपको मिले 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। नॉर्मल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि इसकी जो एरिया है, इसका एरिया, उसके ऊपर ही आपको वो वैल्यू मिलेगी टोटल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका अगर एरिया 100 वर्ग मीटर है और उसकी वैल्यू प्रति वर्ग मीटर यानी 10 है, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 1000 रुपए बनेगी। तो मेरा मतलब यहां पे है कि अगर इसका एरिया निकालना हो, भाई इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, मेरे को क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, उस राशि में प्रति वर्ग मीटर का अगर भाग दे देता हूं। भाई जो राशि आपको दिया है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपको दिया है, उसमें अगर मैं प्रति वर्ग मीटर जो वैल्यू है उसका अगर भाग देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, उस भूखंड का क्षेत्रफल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब अगर आपके पास ये आता है 625 आता है भूखंड, अब इसको काट लीजिए, 25 को अगर 25 से काटो तो 25 बार, ये आपका 4 और ये आपका 0 होगा, क्योंकि आगे फिर 0, 25 को अगर 5 से अगर फिर काटोगे तो आपका ये आएगा 8 और ये आपका, ठीक है जी। अब यहां से 5 से कट जाएगा शायद ये, तो आपकी ये वैल्यू आएगी 5 और 6। आपका एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका कितना आ रहा है, 160 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 160 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब एक मेरे को एक चीज बताइए कि ये एक समद्विबाहु आपका त्रिभुज हो गया। अब इसके सामने वाले शीर्ष से इसके बेस पे अगर मैं लंब डालता हूं तो ये क्या होगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर यहां से शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो उसे समान 2 भागों में विभाजित करता है, यानी 20-20 के 2 टुकड़ों में से विभाजित करेगा। अगर ये वैल्यू दोनों को 20-20 में विभाजित करता है, दोनों को
20 में विभाजित करता है। तो मेरे को एक चीज बताइए यहाँ पे कि मेरे को अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या बनेगा मेरे का 100 त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 गुणा आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊंचाई बनेगा, बनेगा ना। अब बनेगा तो आप ये देख लीजिए, आप यहां से क्या होगा आपका, यहां पे आपका ऊंचाई होगा। ठीक, ये आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 160 इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू रख रहा है बस ओनली। ठीक, आधार आपका कितना बन रहा है? आधार कितना बन रहा है जी? आधार देख लीजिए, आधार आप क्या होगा 160 से अगर ये 40 आपका आधार हो गया, ऊंचाई आप यहां से ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, यहां से अगर ये काटोगे तो 20, आपकी हाइट कितनी आ रही है? हाइट आपकी आ जाएगी जी 8 मीटर, यानी आपकी जो वैल्यू आ गई है आ गई 8 मीटर। अब मेरे को एक बताइए भाई कि ये आपका ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और ये कौन सा ट्रायंगल होगा? क्योंकि ये लंब डाला गया है तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज की एक खास कंडीशन होती है, उसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कर्ण स्क्वायर आपके पास यहाँ पे ज्ञात करना है, ये कर्ण स्क्वायर आपने ज्ञात करना है। आधार स्क्वायर इसका कितना है जी? 20, क्योंकि अब यहाँ पे अपने को इतना ही लेना है तो इसका आधार कितना होगा? 20 प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यानी आपका अगर मैं यहां से कर्ण की वैल्यू निकालूं तो √464। ये आपकी जो यहां पे आप कर्ण मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की ये आप ए मान सकते हो, यानी दोनों भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु भूखंड है, यानी दोनों भुजाओं की लंबाई सेम होगी। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी वो 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट के आसपास आपकी, ये आगे का आप निकाल लीजिएगा, 21 पॉइंट समथिंग के आसपास जो आपकी मीटर, ये आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगी। कैसे किया एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 625 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका खर्चा कितना है? 1 लाख रुपए उसका वैल्यू है। अब मेरे को एक चीज बताइए कि इसकी टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए इस भूखंड की, यानी इस एरिया की वैल्यू है 1 लाख रुपए और प्रति वर्ग मीटर है 625। तो मैं उसका अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना आएगा? भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1 लाख बटे प्रति वर्ग मीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा। एरिया कितना है? 160 वर्ग मीटर। अब वैसे अपना क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वैल्यू कितनी है? वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपका एक ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ से आपने लंब डाला था और लंब क्या बनाता है यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 400 प्लस 64 और कर्ण की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 21 अंडर रूट, ये आपकी 21.54 आएगी। 21.54 आपका ये वैल्यू आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें अपना डाउट क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, क्या बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 2464 रुपए है। यदि इसके आधार की लंबाई 10 मीटर है तो भूखंड की बराबर भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? तो मेरे को एक चीज बताइए, इसने अभी क्या दिया कि यही वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु भूखंड है। इसका अपने को दिया कि 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी दी है अपने को? वैल्यू दी है उसने जी 2464 रुपए। 2464 रुपए उसने उसकी टोटल वैल्यू दे दी। अब क्या बोल रहा है कि इसकी आधार की लंबाई, यानी जो ये लंबाई है एक आपकी ये दे दी उसने 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। तो भूखंड की बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी आपको ये ए है ना, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक अलग होती है, तो आपको इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है जी, आप कैसे निकालोगे? सेम अपना वही तरीका है, सेम तरीका मतलब आप पहले इस भूखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही भाई त्रिभुजाकार है, तो वो क्या होगा आपका भाई टोटल वैल्यू बटे प्रति वर्ग मीटर वैल्यू कितनी है? 64। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा एरिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, 4 से कट रहा है क्या? हाँ,
आपका ये 16 बार कटेगा और ये 4 6 24 और ये 4 आपका 1 और 4 ये आ जाएगा। अब फिर आगे कट रहा है तो काट लीजिए। 4 से कट रहा है क्या, 4 से कटेगा ना कटेगा, 2 से तो पक्का कटेगा, 3 6 8, फिर 2 से काट लीजिए, 7 4 से कट जाएगा, 4 7 28, ठीक है जी, 2 बच गया और 4 7 28 और ये 2 बच जाएगा। यानी आपका जो भूखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इक्वल आ जाएगा 77/2, यानी आपका 38.5 मीटर स्क्वायर आपका भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली। अभी आपको निकालनी क्या है, उस अगर मैं यहां से लंब डालता हूं, कंडीशन सेम है अपनी भाई, मेरे ये यहां से लंब डालता हूं तो क्या करेगा, इनको 2 समान भागों में विभाजित करेगा भाई। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालता हूं तो उसे वो समान 2 भागों में विभाजित करता है कि नहीं करता है, करता है। ये टोटल 10 है तो इसे कितने में विभाजित करेगा, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये। अब ये मैं टोटल वैल्यू कितनी मान सकता हूँ इसकी, हाइट तो मान लेता हूँ h। तो सब देखा हो या कोई भी त्रिभुज, हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि वो त्रिभुज कोई सा भी हो, बस हमारे पास होना चाहिए उसका बेस प्लस हमारे पास उसकी लंब की लंबाई। तो हमारे पास बेस है और हमारे पास लंब की लंबाई हमारे पास h है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर भूखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि वो त्रिभुजाकारी है। क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब की लंबाई यानी ऊंचाई, ठीक है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 38.5, 1/2 गुणा आधार आपका कितना है जी, 10 है यहाँ पे टोटल, क्योंकि ये टोटल दिया जाएगा और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। h अगर वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपका वो 77/10, यानी आपकी हाइट आ गई जी 7.7। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये आपकी वैल्यू आ गई जी 7.7। अब आप यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे, आपको a की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा आपका जी, यानी कर्ण स्क्वायर यानी a का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7.7 का स्क्वायर, 7.7 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां से अगर आप सोल्व करके निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस इसको आप सोल्व करते हो तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, यहां से अलग से करके देख लीजिए, अलग से करके देख लीजिए। अगर आपको 7.7 की वैल्यू नहीं पता है तो 749 और 749 5 53, ठीक है जी। और यहां से भी आपकी वैल्यू वही आ गई, ठीक है। आप 9 3 12 और 9 और 5, ये सही है ना, 5 3 8 1 9 यानी 59.29, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 59.29, ठीक है जी। अब यह a स्क्वायर की वैल्यू है, अब a स्क्वायर इक्वल्स टू आप इस पे 25 ऐड कर दीजिए, यानी 25 यहां से ऐड करेंगे तो 0.29 तो बचेगा, 9 5 14 और 5 और 2 7 1 8, यानी आपकी वैल्यू आ गई जी 84.29, ये आपकी वैल्यू आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू आ रही। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू, यानी आपको चाहिए 84.29 का अंडर रूट। अब अंडर रूट निकालोगे तो a की वैल्यू आपकी आएगी जी 9.1 आगे समथिंग, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.1 सेंटीमीटर, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालना है, वही आपकी वैल्यू होगी a की वैल्यू, ठीक है। कैसे किया कि 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर उस भूखंड का जो वैल्यू है वो है 2464 रुपए। तो भाई अगर किसी भूखंड का क्षेत्रफल में, क्योंकि वैल्यू हमको किस पे मिलेगी, वैल्यू हमको मतलब ये एरिया है टोटल, इसकी वैल्यू हमको किस पे मिलेगी कि उसके क्षेत्रफल पे, भाई इतना इसका एरिया है, इसकी वैल्यू इतनी है प्रति वर्ग मीटर और टोटल वैल्यू इसकी इतनी है। तो अगर हमको क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो टोटल वैल्यू में अगर प्रति वर्ग मीटर की भाग दूं तो उसका एरिया आएगा जी। अब यहां से इसका एरिया आ रहा है 38.5, ठीक है जी, और इसका एरिया आ गया 38.5 और यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वही सेम कंडीशन यहाँ पे 38 को ये 2 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू वही बनेगी 77 और इसमें 10 का भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7.7। यहाँ से आपकी हाइट आ गई 7.7, ये आपका बेस बन गया इस त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज अपने को काम में कौन सा लेना है, ये लेना है। इसमें ये आपका समकोण त्रिभुज है, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमने a माना है, a स्क्वायर इक्वल टू आपका 25 प्लस 7.7 का हमने साइड में करके देख लिया, ये हो गया आपका। टोटल करते हैं तो
59.29। ठीक है जी, इसमें अगर 25 ऐड करते हैं तो आपका टोटल हो रहा है 84.29। तो आपको पता है कि 81 की अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग आता है, 9 आता है टोटल। और अगर 84 का निकालेंगे तो 9 और 10 के बीच में, क्योंकि 10 का कितना होगा भाई, आपको ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर 81 का निकालते हैं अंडर रूट तो वो कितना आता है 9, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100। यानी ये वैल्यू 81 और 100 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 और 10 के बीच में, 9 और 9.99, ये इसके बीच में इसका अंडर रूट आएगा। ठीक है जी, तो आपकी वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग, 9.1 या 9.2 जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो समान भुजा है उनकी लंबाई होगी जी। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छे से 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से आने लगेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन इसने दिया कि समद्विबाहु है, तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए है और ये बी, यानी 2 भुजाएं समान होंगी और एक भुजा असमान होगी। इसमें क्या बोला कि परिमाप 32 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग। मैंने कल बताया था आपको कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, a + a 2a + b = इसकी वैल्यू आपने कितना दिया है, परिमाप आपको दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। भाई इसका आधार कौन सा होगा, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, ये आप अगर इसको बेस मानते हो b को, तो आपका बेस b क्या दे रखा है, 6/5 गुना समान भुजाओं का 6/5 गुना, यानी 6/5 a। ये 2 कंडीशन अपने को दी है उसने कि परिमाप आपका 32 सेंटीमीटर और जो आपका बेस है, बेस हमने यहाँ पे क्या माना है b, बेस b आपका 6/5 गुना है किसका, समान भुजाओं की लंबाई का। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे जी? ठीक है, कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहां से हम अगर मैं वैल्यू निकालता हूं 2a + b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6/5 a हुआ कि नहीं हुआ, और आपको वैल्यू कितनी होगी जी, 32 दे रखा है। क्या किया मैंने यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं इसको, 5 अगर लघुत्तम लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, तो ये क्या होगा, 10a + 16a होगा कि नहीं होगा, = 32, तो 10a + 6a। ठीक है जी, और ये टोटल क्या होगा, 16a आपका 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 32 गुणा 5, और a = क्या होगा आपका 32 गुणा 5/16, 16 दूनी 32। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई जी, a की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आपकी आ गई जी 10 सेंटीमीटर, a की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। और b की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, b की वैल्यू आप यहां रख के निकाल सकते हो। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 6/5 गुना है ना a का, तो 6/5 यानी 5 × 10, तो b की वैल्यू आपकी आ गई जी 12 सेंटीमीटर। a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। ठीक है जी, आपकी ये वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। करने के 2 तरीके हैं, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, उसमें क्षेत्रफल किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। ठीक है जी, अब यहाँ पे b अपना कितना है, b अपना है 12/4 = 4a², यानी 10 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस b का स्क्वायर यानी 144। अगर इनको सोल्व कर, सॉरी ये गुणा में है यहाँ पे, तो 3/400 - 144, 3 गुना √400, इसको अगर करोगे तो 6, और ये आपका 9 से 4 गया 5, और 3 से गया 2, और 256 किसका अंडर रूट होता है, 3 गुना ये 16 का अंडर रूट होता है। टोटल आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आएगा जी, एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो है ये तरीका। ठीक है, दूसरा हम करते आ रहे हैं क्या, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पे हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, कैसे किया। कैसे क्या करते हैं देखना। बेस हमने ये माना है, यानी हमने यहां से इस पे लंब डाल दिया।
ठीक है, बेस अपना ये हो गया, लंब डाल दिया। तब यहां से मैं हाइट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? एक चीज बताना मेरे को कि भाई यहां से मैं हाइट निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दो समान भागों में विभाजित करेगा तो इसको 6 भाई मेरे पास ये b की वैल्यू होगी तो ये 6 होगा कि नहीं होगा? अभी मेरे को हाइट की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से h बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी 100 भाई 10 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी 36, तो h स्क्वायर होगा जी, क्योंकि 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा जी 64, h इक्वल्स टू आपका जी आ जाएगा 8, क्योंकि इसका रूट करोगे। अब आपके पास बेस है, हाइट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? 1/2 गुणा बेस 12 गुणा हाइट 8 इक्वल्स टू 2 6 12, आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। दोनों तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैसे डायरेक्ट बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इस क्लास में तो बस हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन कैसे देखेंगे कि अभी हमारे ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बच गए। कौन से? कि जैसे वो बोलेगा कि एक ये वर्ग है, अब किसी वर्ग है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है, एक वर्ग की भुजा ये है और इसके अंदर वर्त बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल ये है। ठीक है जी, अब ये बोल देगा कि ये वर्ग है, इसके चारों कोणों पे वर्त बना देगा। ठीक है, स्पर्श करते हुए बोलेगा बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको परसेंटेज में करवा दिया ऑलरेडी, कि अगर वर्त के क्षेत्रफल में, सॉरी आपकी वर्त ट्रायंगल की एक भुजा में आधार में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो रेशियो मैंने जो आपको बताया था कि इनको साधारण डिग्री में चेंज करो और वहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ऑलरेडी। अब हम आगे वाले क्लास में देखेंगे वर्ग से संबंधित और आयत से संबंधित और घन घनाभ से संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे वाली क्लास में फिर से मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय